तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त अबरार। आज हम वापस मिल रहे हैं क्योंकि कल जो हम हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है हमारा पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट उसको पढ़ रहे थे और कल हमने आधी क्लास देखी थी। तो कल हमने देखा था बेसिकली कि रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स की इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस क्या हैं, रिसोर्स डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम वापस एक बार रिवाइज कर देते हैं। रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स इज समथिंग विच सेटिस्फाइज आवर नीड। कि रिसोर्स वो चीज़ है जो हमारी नीड्स को, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। ठीक है, इसके साथ तीन इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन देखे थे कि ये इकोनॉमिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तो साथ साथ ही टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल भी होना चाहिए। तो अगर ये तीनों क्राइटेरिया को ये फुलफिल करती है तो मुझसे क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स क्या है? जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है। फिर हमने देखा कि कितने टाइप के रिसोर्सेस है, तो हमने देखा 4 टाइप के रिसोर्सेज है। सबसे पहले जो कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज हम लेते हैं लिविंग बींग से और अबायोटिक रिसोर्सेज हम हमारे आते हैं नॉन लिविंग बींग से। फिर हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी यानी खत्म हो जाने के आधार पर। तो पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसको रिन्यू किया जा सकता है, जिसको हम एक बार करने के बाद यूज करने के बाद दोबारा यूज कर सकते हैं। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल, जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, जिसका एक बार यूज करने के बाद हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। तीसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि इसमें 4 टाइप के थे हमारा। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज यानी वो रिसोर्सेज जो किसी एक इंडिविजुअल का होता है, किसी एक इंसान का होता है। ठीक है। दूसरा हमारा क्या था? कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिसपे किसी एक इंसान का मालिकाना हक नहीं होता है। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिसपे पूरी कम्युनिटी का होता है, पूरी कम्युनिटी, पूरी समाज इसे ओन करते हैं, लाइक पब्लिक पार्क, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इटीसी। नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी एक कंट्री की होती हैं, स्पेसिफिक कंट्री की होती हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिसमें किसी एक कंट्री का दावा नहीं होता है, जबकि इस पे सारे कंट्री, सारा वर्ल्ड यूज करता है। लाइक ओशियंस किसी एक कंट्री का नहीं है, लाइक स्पेस किसी एक कंट्री का नहीं है, लाइक अंटार्कटिका ये किसी एक कंट्री का नहीं है, ये इंटरनेशनल रिसोर्सेस है और सभी इसका यूज करते हैं। फिर हमने क्या देखा था? ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि विकास के आधार पर डेवलपमेंट के हिसाब से किसको कितने भाग में बांटा गया। तो हमारा पहला क्या था? पोटेंशियल, दूसरा डेवलप, तीसरा रिजर्व स्टॉक और चौथा रिजर्व। यहां तक मुझे कोई लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हमने क्या देखा था कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्यों जरूरी है, कि अगर हम रिसोर्स का डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो ये एक ना एक दिन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और जिस दिन ये खत्म हुई उस दिन ये हमारे पूरे ह्यूमन एग्जिस्टेंस को क्या करेगी? खत्म और बर्बाद कर देगी। फिर हमने क्या देखा था कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है ना। रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है? तो रिसोर्स प्लानिंग इसी वजह से जरूरी है कि मैंने अभी बताया था, मैंने कल एग्जांपल भी दिया था कि इंडिया के जो स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स में मिनरल बहुत ज्यादा है ना, पर शॉर्टेज किसकी है? वाटर की। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास वाटर ज्यादा है पर शॉर्टेज किसकी है? इंफ्रास्ट्रक्चर की। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास क्या नाम है, प्लेन्स बहुत है, खेती बहुत ज्यादा होती है पर मिनरल्स नहीं है ना। कुछ एरियाज हैं लाइक लद्दाख जहां पानी की भी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो ऐसे में क्या किया जाए? इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए, इन सारे एरियाज के विकास के लिए हमें क्या चाहिए? कि हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी कि जिस एरियाज में जो है, जो चीजें उपलब्ध हैं वो तो ठीक है, जहां जो चीजें नहीं है तो हम वहां उनको क्या कराएंगे? उपलब्ध कराएंगे। कोई दिक्कत? फिर हमने देखा था व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, याद होगा आप लोगों को। तो ये ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में आया था, जिसका मतलब ये था कि जो हमारी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उसका हमें यूज इस तरह करना है कि हम अपने नीड्स को भी सेटिस्फाई कर लें, अपनी जरूरतों को भी पूरा कर लें, साथ ही साथ आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसे क्या कर सकें? सेव कर सकें। फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें उसे क्या करना है? सेव करना है। कोई दिक्कत? फ्यूचर जनरेशन के लिए उसे क्या करना है? सेव करना है। फिर हमने देखा था अर्थ समिट,
जो 1992 में हुआ था, इसमें 100 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ये ब्राजील के रियो दी जेनेरियो शहर में हुआ था, जिनका मेन मोटो क्या था कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करना है, प्रोटेक्ट करना है। यहीं पे एक एजेंडा पास हुआ था जिसको एजेंडा 21 कहते हैं। इस एजेंडा 21 में ये कहा गया कि जो इंटरनेशनल चैलेंजेस है हमारे सामने, लाइक पॉवर्टी है, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर में डिप्लेशन है, राइजिंग लेवल ऑफ वाटर है, पॉल्यूशन है, हमें क्या करना है, इनको भी खत्म करना है। तो कल हमने यहां तक देखा था, आज हम यहां से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने एक क्विक रिवीजन किया है कि कल हमने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो मैंने बताया है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर कल के कोई डाउट्स होंगे तो वो भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, कि आखिर रिसोर्स प्लानिंग हमने पढ़ा था और अब हम उसे भारत में किस हिसाब से क्या करेंगे, रिसोर्स प्लान करेंगे। तो बेसिकली हमने रिसोर्स प्लानिंग में कल क्या देखा था कि जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस हैं, वो क्या हैं, लिमिटेड हैं, और एक ना एक समय क्या होंगे, खत्म होंगे। और ये रिसोर्सेस हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, एक तो लिमिटेड मात्रा में बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद भी जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। लाइक नॉर्थ ईस्ट में पानी ही पानी है, वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। वहीं थार, गुजरात, राजस्थान के कुछ एरियाज में वाटर क्या है, बहुत कम है। ऐसे में क्या हो कि हम आखिर किस हिसाब से रिसोर्स प्लानिंग करें कि जो हमारे इंडिया है, जो ऑल ओवर दी हमारी कंट्री है, उसमें जो सारे बैकवर्ड रीजन्स हैं, जो सारे फॉरवर्ड रीजन्स हैं, हम उन बैकवर्ड रीजन्स को फॉरवर्ड रीजन की तरफ कैसे लाएं, अपने एरियाज को किस हिसाब से हम प्रोग्रेस करें, डेवलप करें। उसके लिए हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो क्या है, वो है रिसोर्स प्लानिंग। वो क्या है, रिसोर्स प्लानिंग अगर हम करेंगे तभी हमारा इंडिया क्या हो पाएगा, डेवलप हो पाएगा। तो अब हम आगे देखेंगे कि आखिर हम ये रिसोर्स प्लानिंग करेंगे कैसे, और रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें 3 इंपॉर्टेंट चीजों को माइंड में रखना होगा। नंबर 1 कि हमें आइडेंटिफाई करना होगा, हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कौन सा एरिया है जहां रिसोर्सेज ज्यादा है, एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। कि रिसोर्स प्लानिंग ऑफ इंडिया में क्या था कि रिसोर्स प्लानिंग करने से पहले हमने सारा पॉइंट पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग करने से पहले जो 2-4 चीजों का हमें ख्याल रखना है कि हमें सबसे पहले पता करना होगा कि आखिर भैया रिसोर्सेज जो हैं वो कहाँ हैं और हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, तो इससे हमें पता चलेगा कि किन एरियाज में कितना रिसोर्सेज अवेलेबल है और किन एरियाज में कितना रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। और ये हम कैसे करेंगे, वाइज सर्वे और मैपिंग, कि हम एरिया जाके सर्वे करेंगे। लाइक जैसे कि पॉपुलेशन निकालने के लिए सेंसस होता है, कास्ट सेंसस होता है, अलग अलग इकोनॉमिक सर्वे होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टाइप के सर्वे होते हैं। इलेक्शंस के लिए हमारा ओपिनियन पोल होता है, एग्जिट पोल होता है। इसी तरह हम सबसे पहले सर्वे और मैपिंग करेंगे कि इंडिया के कौन से एरिया में कौन सा रिसोर्सेज अवेलेबल है। नंबर 2 क्या करेंगे, हम सेटअप करेंगे। क्या सेटअप करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। न्यू टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया क्या है कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इंडिया के कौन से एरियाज हैं जहां बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में संसाधन और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। दूसरा, हम उन अवेलेबल के बाद सर्च करने के बाद न्यू टेक्नोलॉजी लगाएंगे, स्किल्स लगाएंगे और इंस्टीट्यूशंस लगाएंगे, ताकि हम उन रिसोर्सेज को अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर सकें, निकाल सकें। और तीसरा काम हम क्या करेंगे, तीसरा काम होगा हमारा इक्वल डिवाइड करें हम इस तरह कि हमारे कंट्री का क्या हो सके, ओवरऑल डेवलपमेंट। समझाता हूं, अब इसको लिखिए, ठीक है, अच्छे से। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे द इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज वाया सर्वे एंड मैपिंग। दूसरा, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, स्किल्स लगाएंगे और इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे, जिसके जरिए क्या होगा कि हम उनको अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर सकें। और निकालने के बाद जिन एरियाज में
उन रिसोर्सेज की कमी है, जिन एरियाज में कुछ रिसोर्सेज पाए जाते हैं, हम इक्वली डिवाइड करेंगे, इससे हमारे देश का समग्र विकास हो सके एंड ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। समझ में आया? यानी रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया क्या है? रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया से हमारा मतलब है कि आखिर जो हमारे इंडिया में रिसोर्सेज हैं, हम उसका किस तरह से यूज कर रहे हैं, हम उसे किस तरह से निकाल रहे हैं और उसका कैसे हम प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि किन एरियाज में कौन सा रिसोर्सेज पाया जाता है, फिर हमें टेक्नोलॉजीज लगानी होंगी, स्किल्स लगानी होंगी, इंस्टीट्यूशंस लगानी होंगी, जिसके जरिए हम पता कर सकें, नई सेटअप कर सकें और उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकें। तीसरा, उन्हें इस तरह डिवाइड करना होगा कि ताकि ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट हो सके। और हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि इंडिया में कुछ एरियाज बहुत बैकवर्ड हैं और मैंने रिसोर्स प्लानिंग में इसके बारे में बताया था कि कौन से एरियाज हैं, आप उसको देख लीजिएगा। तो इंडिया में कुछ एरियाज बहुत बैकवर्ड हैं और हम उन बैकवर्ड एरियाज का हमें क्या करना है? हम उस बैकवर्ड एरियाज का हमें डेवलपमेंट करना है। उसके अलावा क्यों डेवलपमेंट करना है? क्योंकि ये एरिया बहुत बैकवर्ड रह गए। क्यों बैकवर्ड रह गए? इसके बहुत सारे रीजंस हैं, इनका कोई एक स्पेसिफिक रीजंस नहीं है, इनके बहुत सारे रीजंस हैं। और इनका क्या रीजन है कि बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहां आए थे, उन्होंने क्या किया? हमारे यहां से वेल्थ को ड्रेन किया। आपने सुना होगा ड्रेन थ्योरी, जिसको दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इसको दादा भाई नौरोजी जी ने दिया था। और इस ड्रेन थ्योरी में क्या है कि जो बेसिकली ब्रिटिशर्स इंडिया आए, तो इन्होंने इंडिया का कोई डेवलपमेंट नहीं किया है और इन्होंने इंडिया के डेवलपमेंट में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है। बल्कि इन्होंने क्या किया कि जो इंडिया के रिसोर्सेज थे उनको इतना ज़्यादा यूज़ किया है, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है और सारा पैसा वो कहाँ भेज देते थे? ब्रिटेन। और उन पैसों में से इंडिया के डेवलपमेंट में कोई खर्च नहीं होता था। इस कारण से इंडिया के जो रिसोर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया गया है, एक्सप्लॉइट किया गया है और कुछ एरियाज इसमें बहुत ज़्यादा क्या रह गए? बैकवर्ड रह गए। इस कारण से भारत सरकार क्या चाहती है कि इन बैकवर्ड रीजन्स को उभारने के लिए, इन बैकवर्ड रीजन्स के डेवलपमेंट के लिए इट इज़ नेसेसरी कि हमें क्या करना पड़ेगा? रिसोर्स प्लानिंग करना होगा। और रिसोर्स प्लानिंग के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि किन एरियाज में कौन सा रिसोर्सेज मिलते हैं और किन एरियाज में कौन सा रिसोर्सेज नहीं मिलते। तो जहां मिलते हैं हम उन्हें मैपिंग करके निकालेंगे, सर्वे करके। दूसरा, इंस्टीट्यूशंस लगाएंगे, स्किल्स लोगों को प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल सेटअप करेंगे ताकि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम अच्छे से निकाल सकें, यूज कर सकें। और तीसरा, हम उनको ओवर इक्वली डिवाइड करेंगे ताकि हमारे देश के सारे जो एरियाज हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखें, ये एक्सरसाइज में है कि आप जानते हैं, आप बता सकते हैं नेम सम रिसोर्सेस रिच, कि जो रिसोर्सेस रिच हैं बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स में हैं और कुछ रिसोर्सेस पुअर है बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन्स में आते हैं। इसका रीजन्स क्या? लाइक सम रिसोर्सेज हैं, लाइक हम मान लेते कोल, बॉक्साइट, मैग्नीशियम, ठीक है, डायमंड, ये सब क्या है? ये सब वो रिसोर्सेज है जो क्या है? बहुत रिच रिसोर्सेज है ना। और ये कहाँ मिलते हैं सबसे ज्यादा? झारखंड, जे के लिख देता हूँ, नहीं झारखंड लिख देता हूँ, फिर JNK अपना समझ ले। झारखंड, उनके साथ है हमारा ओडिशा, MP, छत्तीसगढ़। ये वो रीजन्स हैं जहां पे ये रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, पर फिर भी ये रीजन्स क्या, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। पर कुछ रिसोर्सेज एरियाज हैं जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं, लाइक सबको पता होगा नोएडा, गुरुग्राम, ठीक है, पुणे, मुंबई, दुर्गापुर, ETC। इस तरह के बहुत रीजन्स हैं। और ये क्यों डेवलप हैं? क्योंकि यहाँ सरकार ने क्या किया कि हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को छोड़ के टर्सरी सेक्टर पे भी फोकस किया है। और ये एरियाज गरीब क्यों रह गए इतने रिसोर्सेज होने के बाद? क्योंकि गवर्नमेंट ने इन एरियाज में ढंग से इंप्लीमेंट लॉज नहीं किए और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस एरियाज को बहुत ज़्यादा क्या किया? एक्सप्लॉइट किया। इन सब रीजन के कारण कुछ एरियाज
में रिसोर्सेज ज़्यादा होने के कारण भी वो गरीब रह गए और कुछ एरियाज में रिसोर्सेज नहीं होने के कारण भी वो एरियाज क्या हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, देखिए कंजर्वेशन माने होता है टू प्रोटेक्ट, टू कंजर्व, टू सेव resources which satisfy our needs, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से हम क्या समझते हैं, है ना। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है और हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से क्या समझते हैं। तो बेसिकली कंजर्वेशन का मतलब होता है कि प्रोटेक्ट करना है, यानी बचाना है, और रिसोर्स क्या है, जो हमारे नीड्स को फुलफिल करते हैं। और आपको पता है कि कुछ रिसोर्सेस क्या हैं, लिमिटेड हैं। अगर हमने इसका ढंग से यूज नहीं किया तो ये क्या होंगे, बहुत जल्दी एंड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हमने पढ़ा था कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, ये वो रिसोर्सेज है जो क्या है, लिमिटेड मात्रा में, और अगर हमने इसका यूज ढंग से नहीं किया तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आखिर तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों जरूरी है, क्योंकि हमको इसका आंसर ये लिखना होगा कि कुछ रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड मात्रा में, कुछ रिसोर्सेज क्या हैं कि बहुत कम है, और अगर इनको नहीं बचाया गया तो क्या होगा कि ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। और इन सब रिसोर्सेज को बचाने के लिए हमें सबसे ज्यादा जो काम करना है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा कि जो भी रिसोर्सेज है हमारे पास उसका हम मिनिमल यूज करें, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। उसके बाद दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं हम उसके नीड के आधार पर यूज करें, ये ना यूज करें कि जितना है हम जितना यूज करते हैं एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, रिसोर्सेज हैं। और गांधी जी का एक कोट है, उसको लिख लीजिए इस बारे में। गांधी जी का एक कोट है, वो लिख लीजिए, देयर इज इनफ फॉर everybody needs there is enough for everybody needs but not for anybody's greed। अब लिखिए, फिर मैं इसका मतलब समझाता हूं, लिखिए आराम से। There is enough for everybody's need but not for anybody's greed। इसमें गांधी जी कहते हैं कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि हम हर एक इंसान की नीड को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, पर इतना नहीं है कि हम किसी के भी लालच को खत्म कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, लालच बुरी बला है, बचपन से कहते हैं। यही बात तो गांधी जी क्या कहते हैं कि हमारे पास इतना है कि हम किसी भी इंसान की नीड को, जरूरत को पूरा कर सकते हैं, पर हम किसी भी इंसान की लालच को, भूख को कभी खत्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या चाहेगा कि हम जितना चाहें उतना मिनरल्स को क्या करें, एक्सप्लॉइट करें। हम जितना चाहें उतने अपने प्रकृति को, अपने इन्वायरमेंट को डैमेज करें, ताकि हमें क्या हो, प्रॉफिट हो, ताकि हम क्या कमा सकें, हम पैसे कमा सकें, हम क्या हो सके, रिच हो सके, हम क्या हो सके, पावरफुल हो सके, है ना, हम क्या हो सके, डोमिनेंट क्लास हो सके। अब जितने वर्ड चाहें क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ऐसे लोगों के। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। तो हमको क्या समझ में आया कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से ये हमें समझ में आया कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उन्हें क्या करना है, अच्छे से यूज करना है, और साथ साथ उसे कंजर्व करना है, उसे प्रोटेक्ट करना है। क्यों प्रोटेक्ट करना है कि ज्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लाइक पेट्रोलियम है,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोल है, बॉक्साइट है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक ना एक दिन क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और जिस दिन ये रिसोर्सेज खत्म हुए तो हमारी जो वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस है वो भी खतरे में आ जाएंगी। और इस वजह से हमें इन रिसोर्सेज को बचाना बहुत जरूरी है। और इन रिसोर्सेज को हम बचाएं तो बचाएं कैसे? इन रिसोर्सेज को हमें बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको कंजर्व करना होगा, इसको प्रोटेक्ट करना होगा, हमें लॉज बनाने होंगे ताकि इनको कम यूज किया जाए। हमें लोगों पे ध्यान रखना होगा कि वो इनको एक्सप्लॉइट ना करें। और इसी बात को गांधी जी कहते हैं कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, कि हम लोगों की आकांक्षाओं को, जरूरतों को पूरा तो कर सकते हैं पर हम उनके लालच को कभी खत्म नहीं कर सकते। तो पहला टॉपिक हमने पढ़ा कि आखिर रिसोर्स प्लानिंग क्या है, दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स क्या है। अब हम तीसरा देखते हैं लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज क्या होता है? देखो, लैंड रिसोर्सेज से पहले हमें समझना होगा कि लैंड क्या, लैंड यानी भूमि, धरती, इसका एग्जिस्टेंस क्या है, इसकी जरूरत क्या, बताइए। सोचिए एक मिनट आप कि धरती क्या है, धरती की जरूरत क्या है और धरती से हमें क्या मिलता है। सोचिए एक बार, एक मिनट सोचिए, सोचिए आप लोग कि आखिर ये जो हमारी प्यारी धरती है, इस धरती का हमें फायदा क्या है, इस धरती से हमें मिलता क्या है और इस धरती का हम क्या कर सकते हैं। सोचिए एक मिनट कि आखिर ये धरती क्या है। देखिए, ये धरती क्या है, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये धरती हमारे एग्जिस्टेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है कहां होती हैं? हमारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है कहां होती हैं? हम रहते कहां हैं, है ना। हमारे एग्जिस्टेंस से धरती का क्या लेना देना है? हमारे एग्जिस्टेंस के लिए धरती क्या है, कंपलसरी है। अगर ये धरती ही ना हो, ये बिल्डिंग ही ना हो तो आप रहेंगे कहां? तो धरती क्या है, हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। और क्यों जरूरी है? धरती इस वजह से जरूरी है, क्यों? क्योंकि इसके बिना हम नहीं रह सकते। हमारे दुकान है ना, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपका मैदान, आपका दोस्त का घर, आपका अपना घर, आपका पार्क, आपको कोई घूमने का फेवरेट एरिया है, आपका कोई फेवरेट एक्टर है, आपका कोई फेवरेट लीडर है, जितनी भी चीजें जो आप सोचेंगे, फेवरेट मोबाइल है, सब कुछ कहाँ मिलता है? इसी लैंड पे। और तो लैंड रिसोर्सेज क्या है, फिर हमें समझना होगा और इसके फायदे क्या है। तो आखिर लैंड क्या है? तो लैंड इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, लैंड इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ human beings. Land is an important resources for the existence of human being, कि मानव सभ्यता के लिए, लोगों के लिए लैंड क्या इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। क्यों है? क्योंकि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, सोशल एक्टिविटी हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, कल्चरल एक्टिविटी हो, रिलीजियस एक्टिविटी हो, समझ नहीं आ रहा, जितनी भी एक्टिविटी हो, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, एक्स्ट्रा जितनी चीजें आपको ऐड करनी है, सब हम कहां करते हैं? इसी जमीन पे, इसी धरती पे। और अगर ये धरती ना हो तो हमारा एग्जिस्टेंस पूरी तरह क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तो अब लैंड क्या है? तो लैंड इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग बिकॉज ह्यूमन डू इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटी, all this on the land. So the land is the vital thing for the existence of the human being. तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि लैंड क्या है। रिसोर्सेज हम पहले ही से जानते हैं, वो चीजें जो हमारी नीड्स को पूरा करती हैं, हमारी डिजायर्स को सेटिस्फाई करती हैं, हम उसे क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। और हर इंसान के लिए रिसोर्स अलग अलग चीज हो सकता है कि लाइक अभी आप एजुकेशन ले रहे हैं, किसके थ्रू ले रहे हैं? इस फोन के थ्रू ले रहे हैं। आप अपने फोन के थ्रू ले रहे हैं, लैपटॉप के थ्रू ले रहे हैं, टैबलेट के थ्रू ले रहे हैं, या किसी और मीन्स के थ्रू ले रहे हैं। तो आपकी नीड को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? मान लेते हैं फोन के थ्रू ले रहे हैं, ये फोन कर रहा है, लैपी की तरफ तो लैपी कर रहा है, ठीक है, और टैब की तरफ से टैब कर रहा है। तो अब यहाँ आपके लिए रिसोर्स क्या है? टैब है। अगर आपके हाथ में ये टैब नहीं होता तो क्या आप ये ऑनलाइन क्लास ले पा रहे होते हैं? क्या सारी चीजें आप समझ पा रहे होते? नहीं। तो इसी तरह लैंड क्या है? ह्यूमन बीइंग के एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है। और रिसोर्स क्या है? जो हमारे नीड्स को फुलफिल करती हैं। और लैंड जो रिसोर्सेस है, इस कारण से हमें इसे प्रोटेक्ट करना, इसे समझना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि जो हमारी इंडिया है उसकी टोटल साइज कितनी है? 3.28
मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। 2.4% की लैंड हमारे पास है वर्ल्ड के हिसाब से, ये भी हमें पता है। पर क्या इसमें हम 100% का यूज़ करते हैं? नहीं, इसमें हम यूज़ करते हैं 93% का। ये बाकी जो रिमेनिंग 7% है वो कौन सा एरियाज हैं? इसमें पीओके है, ठीक है, अक्साई चीन है, एंड सम एरियाज ऑफ द असम है, जिसका अभी तक हमने प्रॉपर डिमार्केशन नहीं किया कि कौन सा लैंड किस एरियाज में। समझ में आ रहा है कि कौन सा लैंड किस एरियाज में, हमने इसको अच्छे से अभी डिमार्केशन नहीं किया है। तो इस हिसाब से ये हमारा क्या है? लैंड रिसोर्सेज है। तो इसको हम समझ सकते हैं कि जो लैंड है इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, इतना एरिया हमारे पास है, वर्ल्ड का इतना है, इसमें हमारे पास 93% है, और 7% वो जमीन है जिसको अभी तक हम अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, या उस पर किसी फॉरेन ताकतों ने कब्जा कर रखा है। कोई दिक्कत? तो अब हम समझते हैं कि लैंड भी हमने देखा, इसको लिखा था ना आपने, लिख लीजिए 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड हमारे पास है। उसके बाद 93% हम यूज करते हैं, और 7% ये। जल्दी लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं है, हड़बड़ी नहीं है, लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े हम। अब हम देखते हैं जो हमारे पास एग्जिस्टिंग लैंड है उस पे क्या है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग लैंड है उस पे 43% पे क्या होता है? प्लेन्स है, और प्लेन्स में क्या होता है? कल्टीवेशन, ठीक है। उसके बाद 30% जो हमारे पास लैंड है उस 30% पे क्या है? माउंटेन्स है। माउंटेन्स में भी अलग अलग चीजों की खेती होती है, प्लस टूरिस्ट सेक्टर है। हाँ, उसके बाद 27% एरियाज पे हमारा क्या है? प्लेट्यूज। प्लेट्यूज एरियाज में हमें क्या मिलते हैं? मिनरल्स, लिख लीजिए, प्लेट्यूज हैं। प्लेट्यूज एरियाज में हमें क्या मिलते हैं? मिनरल मिलते हैं। लैंड रिसोर्सेज, यानी हमारे जो 43% प्लेन्स हैं क्या है? उस पर कल्टीवेशन होती है, यानी खेती होती है। यानी भारत के 43% जो हिस्सा है वो खेती लायक है, और हम उसमें क्या करते हैं? खेती करते हैं। 30% जो एरियाज हैं उस पर माउंटेन है, माउंटेन यानी पहाड़ है, और आप सभी को पता है कि पहाड़ों में भी सेब की खेती और अलग अलग चीज़ों की क्या होती है? खेती होती है। लाइक कश्मीर में केसर की खेती होती है, हिमाचल में सेब की खेती होती है, हर राज्य की अलग अलग खेती होती है। और यहाँ पे टूरिस्ट सेक्टर भी क्या है? बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक शिमला में कुल्लू मनाली जाते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, चार धाम यात्रा पे जाते हैं, कश्मीर लोग जाते हैं घूमने के लिए, लोग नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, लोग दार्जिलिंग जाते हैं। समझ में आया? तो यानी ये जो माउंटेनियस एरियाज हैं ये भी, इसका भी हम कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी टूरिस्ट सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। फिर जो 27% एरियाज हैं उस पर हमारा क्या है? प्लेट्यू है। प्लेट्यू यानी यहाँ पे क्या है? हमें मिनरल्स मिलते हैं, और ये मिनरल्स हमारे एग्जिस्टेंस के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इन मिनरल्स का हम अच्छे से क्या करते हैं? यूज करते हैं। और कैसे यूज करते हैं? लाइक आयरन, बॉक्साइट, मैग्नीशियम, ठीक है, इस तरह के हजारों रिसोर्सेज हैं, गोल्ड, उसके अलावा हमें कोल, पेट्रोलियम, जो हमारे इकोनॉमी में क्या करते हैं? बूस्ट करते हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट लैंड रिसोर्सेज हैं, यानी वो रिसोर्सेज जो हमें कहाँ से मिलते हैं? लैंड से मिलते हैं, जमीन से मिलते हैं, भूमि से मिलते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको लैंड रिसोर्सेज समझ में आ गया होगा। लैंड हमारे एग्जिस्टेंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर सारी की सारी एक्टिविटीज लैंड पे होती हैं। कोई दिक्कत? और रिसोर्स क्या वो भी बता चुका हूँ, और कैसे हमें लैंड इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन जाता है। क्योंकि 43 हम इस पे कल्टीवेशन करते हैं, 30% एरियाज में माउंटेन्स हैं, और हमारे 20% जो रिमेनिंग एरियाज हैं उन पे प्लेट्यूज है, जहाँ हमें क्या मिलते हैं? मिनरल्स मिलते हैं। और इस तरह ये लैंड हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। कोई दिक्कत? यहाँ तक लिख लीजिए, लिख लीजिए आराम से, ठीक है। आगे बढ़े हम। लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो जमीन हमारे पास है हम उसको किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना। कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग जमीन है, हमने क्या पढ़ा कि 43% पे प्लेन्स हैं, 30% पे माउंटेन्स हैं, एंड 27% पे प्लेट्यूज हैं। तो ये जो हमारे पास जमीन है तो हम इसको किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि जो हमारी जमीन है उनको अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। पर्पस नंबर 1 इज फॉरेस्ट।
हमें पता है कि इंडिया में जो वन विभाग है ना, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, उनके हिसाब से इंडिया के 33% एरियाज में क्या है, फॉरेस्ट है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, है ना, कि इंडिया के 33% एरियाज में क्या है, फॉरेस्ट है। दूसरा क्या है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कि वो एरियाज जो खेती के लिए यूज नहीं होती हैं, लाइक ये वो एरियाज है जो बैरन है या वेस्ट लैंड है। बैरन यानी वेस्टर्न यानी बंजर जमीन, जिसका कोई यूज नहीं है। आपने भी देखा होगा कि आपके यहाँ बहुत सारे एरियाज होंगे जो बेकार पड़े हैं, जिसका कोई यूज नहीं होता है, जो यूज हो सकता था, ठीक है। उसके अलावा वो एरियाज जो एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं होते पर दूसरे कामों के लिए यूज होते हैं, लाइक बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए। हो सकता है कि आप जिस घर में बैठे हो, जिस बिल्डिंग में बैठे हो, वहां पे खेती हो सकती थी पर नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वहां आपका क्या बना हुआ, घर बना हुआ, जहां पढ़ते वहां आपका स्कूल बना हुआ है। तो यानी लैंड का यूज क्या है, सबसे पहले जंगल के लिए, दूसरा वो लैंड जिसको खेती नहीं होती, इसमें बंजर जमीन आती है, वो जमीन जिसपे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जिसपे एग्रीकल्चर रोड्स बनते हैं, जिसपे फैक्ट्रीज बनती हैं। तीसरा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, वो लैंड जो कल्टीवेट नहीं होते पर फैलो लैंड्स नहीं है। फैलो लैंड्स का मतलब होता है वो जमीन जिसपे 1 साल से कम में खेती नहीं हुई है, हम उसको क्या बोलते हैं, फैलो लैंड्स, हम उसको समझेंगे। यानी अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स, कि वो लैंड जो अभी तक खेती लाइक 1 साल से खेती नहीं हुई है। इसमें क्या है, परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, ये वो लैंड होते हैं वो जैसे घास का मैदान कहते हैं, जहां बड़े बड़े चरवाहे क्या करते हैं, वो जाके अपने जानवरों को चराते हैं। उसके बाद लैंड अंडर मिससेलेनियस ट्रीज क्रॉप्स लाइक नॉट इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया, यानी इसमें वो लैंड आते हैं जिन पे नॉर्मली पेड़ लगे हुए हैं, जिनको हम गिनती नहीं करते, लाइक आपके घर के बाहर रोड के किनारे लगने वाला पेड़, ठीक है, स्कूल के बाहर वाला पेड़, या सरकारी जमीन है कहीं पड़ी हुई है उस जमीन पे लगा हुआ पेड़, ठीक है। उसके बाद वो जमीन जो खेती लायक तो है पर लगातार 5 साल से उस पर खेती नहीं हुई है, यानी वो जमीन जो खेती लायक तो है पर उस पर लगातार 5 साल से खेती नहीं हुई है। हम ऐसे लैंड्स को क्या बोलते हैं, हम ऐसे लैंड्स का भी कल्टीवेबल लैंड्स हैं पर उस पर 5 साल से खेती नहीं हुई है। यानी लैंड रिसोर्सेज क्या, पहला जंगल में, दूसरा क्या है, वो जमीन जो खेती के लिए अवेलेबल नहीं है, जिसपे क्या है या तो बंजर हो चुकी है या तो उस पर नॉन एग्रीकल्चर यूज होते हैं, लाइक रोड का काम, बिल्डिंग का काम, फैक्ट्री का काम। तीसरा क्या है हमारा कि अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स, जिसमें परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड है, जिसपे जानवरों को चराया जाता है, या वो जमीन जिसपे ट्रीज लगाई जाती हैं, या वो जमीन जो क्या है खेती के लिए यूज नहीं होती। चौथा है फैलो लैंड्स, ठीक है। करंट फैलो लैंड्स को 2 लैंड्स में बांटा गया। पहला है हमारा करंट फैलो, ये वो जमीन होती है जिसमें 1 या उससे कम समय से खेती नहीं हुई है, और दूसरा अदर देन करंट फैलो लैंड जिसमें 1 या 5 साल से खेती नहीं हुई है। तो फैलो लैंड्स यानी वो लैंड जिसमें खेती कुछ निश्चित समय के लिए, कुछ एक पीरियड के लिए नहीं हुई है। तो पहला क्या है करंट फैलो जिसमें 1 साल से खेती नहीं हुई है, और दूसरा क्या है वो जमीन जिसमें 1 से 5 साल से खेती नहीं हुई है, और पांचवा है नेट सोन एरिया। देखिए नेट सोन एरिया वो एरिया होता है जहां 1 साल में क्या हुई होती है, खेती हुई होती है, और उसका डाटा हमारे पास होता है। इसमें क्या है कि वो एरिया जिसमें खेती नहीं हुई उसका डाटा हमारे पास नहीं होता है। यानी नेट सोन एरिया वो एरिया होता है जिसमें क्या होता है कि खेती हुई होती है 1 साल में और उसका डाटा हमारे पास होता है। और इंडिया में 53% जमीन क्या है नेट सोन एरिया के अंदर आता है। तो हमने देखा लैंड यूटिलाइजेशन कि हमारी जो जमीन है उसका काम क्या क्या है। पहला जंगल का है, दूसरा वो लैंड खेती के लिए अवेलेबल नहीं है, इसमें बंजर जमीन आती है या वो जमीन जिसपे रोड्स या बिल्डिंग्स बने हुए हैं, तीसरा वो जमीन है जो जिसपे घास के मैदान बने हुए हैं, जिसपे नॉर्मल ट्रीज हैं या जिसपे 1 साल से खेती नहीं हुई है। चौथा है फैलो लैंड, इसमें करंट फैलो और अदर देन करंट फैलो लैंड आते। करंट फैलो में वो जमीन जिसमें 1 साल से खेती नहीं हुई है, और अदर देन करंट फैलो में जिसमें 1 से 5 साल से खेती नहीं हुई है। और नेट सोन एरिया वो एरिया होता है जिसमें 1 साल से क्या हुआ खेती लगा हुआ है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है। कोई दिक्कत? तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये लैंड यूटिलाइजेशन से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अभी जो हमने पढ़ा था ये उसी का एक्सटेंशन है, उसी का अपग्रेडेड रूप है
कि आखिर जो इंडिया है इसमें लैंड जो यूज है हम उसका लैंड किस तरह यूज कर रहे हैं। तो लैंड यूज पैटर्न में हमने क्या देखा कि जो इंडिया के टोटल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की जमीन है इंडिया के पास, यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होना चाहिए। दूसरा हमने क्या देखा कि इसमें 93% एरियाज वो एरियाज हैं जिसका हमारे पास डाटा अवेलेबल है और 7% का डाटा हमारे पास नहीं है। उसके बाद हमने तीसरा क्या देखा कि बेसिकली इसमें 80% जो एरियाज हैं कुछ स्टेट में लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, वो एरियाज है जहां खेती क्या होती है ज़्यादा होती है, यानी इन एरियाज में नेट सोन एरिया ज़्यादा है। अभी हमने पढ़ा नेट सोन एरिया वो एरिया होता है, नेट सोन एरिया वो एरिया होता है जहां एक साल में खेती हुई और जिसकी हमारे पास जानकारी है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लॉन्च किया था 1952 में, इसके हिसाब से इंडिया के 33% जमीन पे क्या है, उसके हिसाब से इंडिया की 33% जमीनों पे हमारा क्या है, फॉरेस्ट लैंड है। यानी लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया क्या है कि अभी तक जो हमने पढ़ा उसी को लिख देना है आपका कि जो इंडिया की टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है। इसमें 93% एरियाज वो एरियाज है जिनका डाटा हमारे पास अवेलेबल है, 7% का नहीं है। इसमें कुछ एरियाज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, कुछ एक्साई चीन है और कुछ हमारे असम से रिलेटेड एरियाज हैं। उसके बाद 80% एरियाज कुछ एरियाज में नेट जोन एरिया के अंदर आते हैं, लाइक ये वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आता है जहां खेती अच्छी होती है। और इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से 1952 तक जो हमारी 33% जमीन थी उस पर क्या था, फॉरेस्ट था। तो ये इंडिया में लैंड यूज का पैटर्न है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया है तो उससे ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन पे। लैंड आपको पता है क्या है, डिग्रेडेशन यानी खराब होना, लैंड डिग्रेडेशन यानी खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना, यूज में ना आना। कंजर्वेशन यानी टू प्रोटेक्ट, मैंने भी बताया था क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, सेव करना है, बचाना है। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये काम करना है। डिग्रेडेशन यानी खराब हो चुके जमीन का हमें क्या करना है, यूज में लाना है। कंजर्वेशन में प्रोटेक्ट करना है, सेव करना है या बचाना है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो लैंड डिग्रेडेशन क्या है, देखिए दिक्कत क्या हो गया है कि जिस लैंड पे हम रह रहे हैं, है ना, अब वहां क्या समस्या क्या है कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? ग्रेजिंग लैंड बढ़ता जा रहा है। ग्रेजिंग लैंड क्या होता रहा, बढ़ता जा रहा है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि लैंड का इलीगल यूज भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, जिससे हमारी जो लैंड रिसोर्सेज है वो क्या हो रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। हम बहुत ज्यादा पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। इससे भी हमारी जमीनें क्या होती जा रही हैं, खराब होती जा रही हैं। और भी बहुत सारे यूज हैं जिन सब के कारण क्या हो रहा है कि हमारी जमीन दिन ब दिन खराब होती जा रही है और ये जमीन यूज करने लायक नहीं रही। आप सभी ने देखा होगा कि सूखा आता है किसी एरियाज में, वहां खेती नहीं होती, है ना। बहुत सारे एरियाज अब ऐसे हैं कि जहां अब कल्टीवेट करना मुश्किल हो गया, जहां खेती ढंग से नहीं होती। तो ऐसे एरियाज का क्या किया जाए, ऐसे जमीन का क्या किया जाए? तो इन लैंड डिग्रेडेशन का असल रीजन क्या, पेड़ों की कटाई, पॉपुलेशन का बढ़ना, ग्रेजिंग लैंड का बढ़ना, फैक्ट्रीज का निर्माण होना। समझ में आ रहा? इन सब रीजन के कारण हमारी जमीन क्या होती जा रही है, दिन ब दिन खराब होती जा रही है, दिन ब दिन डिटेरियोरेट होती जा रही है, उनकी कंडीशन दिन ब दिन डिटेरियोरेट होती जा रही है। तो अब हम क्या करें कि इनको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये जो लैंड है हमने क्या बताया कि हमारे सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो या अलग अलग एस्पेक्ट्स के लिए जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी काम करना है वो हमें क्या करना है, अपने लैंड को प्रोटेक्ट करना है, अपने लैंड को बचाना है। और उस लैंड को हम कब बचाएंगे, जब हम इन सब चीजों पे रोकेंगे। तो इनको रोकने के लिए, कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना है उसको भी लिख लीजिए। नंबर 1 काम हमें करना है अफॉरेस्टेशन, कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करने होंगे, पेड़ लगाने होंगे, है ना। ग्रेजिंग को रोकना होगा, ग्रेजिंग को क्या करना होगा, रोकना होगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा, शेल्टर बेल्ट्स बनाने होंगे, समझाता हूं सबको। उसके बाद हमें क्या करना होगा, देखिए कि जो ये एनिमल हस्बेंड्री, पशुचारण है उसको रोकना होगा। उसके बाद पॉल्यूशन लेवल को कम करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा,
अपने जो जो नदियों में पानी आ रहा है किसका, गंदगी का, फैक्ट्रीज के जो वेस्ट हैं उनको कम करना होगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे कि किस तरह हमें अपने सॉइल को क्या करना है, कंजर्व करना है। तो इसके लिए हमने क्या क्या करना होगा, अफॉरेस्टेशन करना होगा कि जितनी बड़ी तेजी में, जितनी बड़ी संख्या में हम पेड़ों को काट रहे हैं, हमें उतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को लगाना होगा। ये जो ग्रेजिंग हो रहा है जानवरों का, उसे रोकना होगा, शेल्टर बेल्ट्स बनाने होंगे, पॉल्यूशन लेवल में कमी करनी होगी। ये जो फैक्ट्रीज से आने वाले वेस्ट को क्या करना होगा, हमें देखना होगा। उसके बाद हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल भी आज के वक्त में एक बहुत बड़ी समस्या उभरती जा रही है। फिर वेस्ट लैंड को भी मैनेज करना है, हमें वेस्ट लैंड को भी क्या करना है, मैनेज करना है। और इन सब रीजंस के जरिए हम अपने जो हमारे इन सब रीजंस के जरिए हम क्या करेंगे कि अपने हम इन्वायरमेंट को, अपने लैंड रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो कोई दिक्कत यहाँ तक। तो हमने लैंड डिग्रेडेशन समझा, यानी लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि किस तरह हमारी जो लैंड है वो दिन ब दिन खराब, डिटोरिएट होती जा रही है, और कंजर्वेशन में कि हमें उसे बचाना है कैसे। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर देते कि आज हमने पढ़ा क्या क्या। सबसे पहले हमने देखा कि रिसोर्सेज क्या थे, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स समझा हमने, लैंड रिसोर्सेज समझा। फिर हमने लैंड रिसोर्सेज में क्या देखा कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, है ना, हमें उन्हें किस तरह से यूज करना है। जैसे हमने बताया कि 43% पे प्लेन्स है, 30% में माउंटेन्स है, और 27% पे प्लेट्यूज हैं, ठीक है, जहां में मिनरल्स मिलते हैं। उसके बाद लैंड यूज पैटर्न हमने देखा, ठीक है। फिर हमने लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में देखा कि टोटल 5 तरह के लैंड यूटिलाइजेशन है। पहला वो लैंड जिसपे खेती होती है, दूसरा वो लैंड जिसपे जो बंजर हो चुकी है और वो एरिया जिसपे बिल्डिंग्स वगैरह का निर्माण हो चुका है, तीसरा वो लैंड है जो फैलो लैंड्स हैं, जो 1 साल से या 5 साल से कम में खेती नहीं हुई है, ऐसे में परमानेंट पेस्चर्स या ग्रेजिंग लैंड आते हैं, वो एरिया जहाँ पे ऐसे नॉर्मली पेड़ उग गए, वो एरिया जो खेती लायक तो हैं पर 5 साल से खेती नहीं हुई है। फैलो लैंड्स क्या होता है, फैलो लैंड्स वो लैंड्स होते हैं जो 1 साल से खेती जहां पे नहीं हुई है, या अदर देन फैलो लैंड्स वहां 1 से 5 साल से खेती नहीं हुई है। नेट सोन एरिया वो एरिया होता है जहां पे खेती की जाती है और जिसका डाटा हमारे पास है, ठीक है। फिर हमने लैंड यूज पैटर्न देखा। लैंड डिग्रेडेशन में हमने देखा कि ये लैंड दिन ब दिन क्यों डिटेरिएट होती जा रही है, इसकी कंडीशन क्यों खराब होती जा रही है, और इससे सेव कैसे किया जाए। और सेव करने के लिए भी हमने 6-7 मेजर्स देखे कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना है, ग्रेजिंग को रोकना है, शेल्टर बेल्ट्स बनाने हैं, ठीक है। और इन सब रीजन्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं कि अपने लैंड को बचा सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे कि सॉइल एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स कैसे है। कल हम अलग अलग टाइप्स की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कल हम देखेंगे जो भी हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स हैं हम उनको कल डील करेंगे, कल हम उनको पढ़ेंगे। और कल आने से पहले एक बार अच्छे से पूरे को पढ़ के आइएगा, क्योंकि कल मैं शुरुआत में एक बार अच्छे से जो कल से लेके आज तक पढ़ाया उसको समझाऊंगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर कराऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि कल आप जब आएँ पढ़ने के लिए तो उससे पहले आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर करके आएँ। और अगर कोई डाउट हो तो कल के जो हम क्विक रिवीजन क्लास करेंगे, क्विक रिवीजन क्लास लेंगे, तो उसमें मैं चाहता हूं कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और ये चैप्टर को आप इजीली और आराम से समझ सकें। तो कल मिलते हैं कब, ठीक है, चलो बाय, कल देख रहे हैं हम लोग फिर आगे।